Hello students, my name is Devojit Shah and welcome to my YouTube channel Laws of Physics। तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है मोशन इन ए प्लेन। और आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर का इंट्रोडक्शन। ये टॉपिक मतलब ये चैप्टर पूरे क्लास 11 के लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग मुझे बहुत बहुत सपोर्ट करेंगे। और आज के वीडियो में हम समझने जा रहे हैं कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या है, कैसे हम लोग एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और क्या होता है इक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, जीरो वेक्टर और ढेर सारा प्यारा कंसेप्ट। आई होप इस तरीके से हमारा जो जर्नी है वो आगे कंटिन्यू रहेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए ये बता रहा हूं कि वेक्टर का कंसेप्ट हमें क्यों चाहिए, क्यों हम लोग वेक्टर क्वांटिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सिंपल ये रीजन है कि वेक्टर क्वांटिटीज के पास डायरेक्शन होता है और वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करने के लिए हम लोग वेक्टर अलजेब्रा फॉलो करते हैं। देखो ये हुआ, मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ये हुआ ऑब्जेक्ट, ये है ग्राउंड। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग इस डायरेक्शन में 50 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल, और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम लोग कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 100 न्यूटन। तो नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स क्या तुम बोलोगे सर एफ नेट इक्वल टू ये हो जाएगा 100 प्लस 50 150 न्यूटन। ये कंसेप्ट गलत है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और फोर्स को तुम नॉर्मल स्केलर अलजेब्रा से ऐड नहीं कर सकते। यहां पर ही तो खेला हो रहा है। देखो ये है एक कंटेनर, ये है एक प्यारा सा कंटेनर, और इस कंटेनर हम लोग शुगर ऐड कर रहे हैं। तो पहले हम लोग इधर से शुगर ऐड करें, इधर से। तो ये मैंने शुगर ऐड करा मान लो 100 ग्राम। फिर मैंने क्या किया, डायरेक्ट शुगर ऐसे ऐड किया इस कंटेनर में, ये मैंने शुगर ऐड किया 50 ग्राम। फिर मैंने क्या किया, शुगर को ऐसे फेंक के मारा, ऐसे ऐसे फेंक के मारा। तो शुगर मैंने ऐड किया मान लो ये हुआ 100 ग्राम फिर से। तो नेट शुगर क्या होगा, नेट शुगर ये हुआ नेट शुगर। नेट शुगर मतलब सिंपल हम लोग मास ऐड कर रहे हैं। मास क्या होगा 100 प्लस 50 प्लस 100, ये कितना हुआ, ये हुआ 250 ग्राम। तुम जिस तरीके से भी शुगर ऐड करो कंटेनर में, चाहे तुम ऐसे फेंक के मारो या ऐसे, या तुम ऐसे फेंक के मारो, शुगर तो नेट 100 प्लस 50 प्लस 100 टोटल 250 ग्राम ही होगा। सिंपल तुम मास को ऐड कर रहे हो और मास का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो मास मतलब एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी को ऐड करने के लिए हम लोग नॉर्मल स्केलर अलजेब्रा ही फॉलो करते हैं। लेकिन इस कंडीशन में एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग इस डायरेक्शन में 50 न्यूटन फोर्स अप्लाई किए और वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई किए। तो यहां पर नेट फोर्स कितना होगा, यहां पर नेट फोर्स 100 प्लस 50 150 न्यूटन नहीं होगा, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने के लिए हमें चाहिए वेक्टर अलजेब्रा, जो हम लोग आगे सीखेंगे। तो सिंपल वेक्टर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन होता है ऑब्वियसली। यहां पर मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी को ऐड करने के लिए हम लोग नॉर्मल स्केलर अलजेब्रा फॉलो करते हैं। लेकिन बेटा वेक्टर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन होता है, इसीलिए वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करने के लिए हमें चाहिए वेक्टर अलजेब्रा। और एक क्वेश्चन मैं यहां पर दे रहा हूं कि नेट फोर्स तो ये 150 नहीं होगा, नेट फोर्स कुछ अलग होगा, वो हम लोग सीखेंगे आगे विद द हेल्प ऑफ वेक्टर एडिशन लॉ। लेकिन और एक क्वेश्चन मैं एड्रेस कर रहा हूं कि नेट फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। नेट फोर्स का डायरेक्शन के लिए तुम्हें एक रिजल्ट आना चाहिए, वो भी हम लोग आगे सीखेंगे। ये तो नेट फोर्स नहीं है, तो नेट फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। नेट फोर्स का डायरेक्शन मतलब ये ब्लॉक कौन सी दिशा में चलेगा, नेट फोर्स जिस डायरेक्शन में होगा ब्लॉक उसी डायरेक्शन चलेगा। हम लोग मान रहे हैं कि ये हुआ नेट फोर्स, सपोज ये नेट फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, सपोज अभी हम लोग नहीं जानते। तो नेट फोर्स अगर इस डायरेक्शन में है तो ब्लॉक इसी डायरेक्शन में चलेगा। तो सबसे पहला बात, वेक्टर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन होता है। वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने के लिए हम लोग नॉर्मल स्केलर अलजेब्रा तो नहीं अप्लाई कर सकते, हमें सीखना होगा वेक्टर अलजेब्रा। और उसके साथ नेट फोर्स का डायरेक्शन भी हमें सीखना होगा वेक्टर अलजेब्रा से।
तो ये हुआ चीज सिंपल, वेक्टर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन होता है और स्केलर क्वांटिटी के पास भी डायरेक्शन होता है। ये एक स्पेशल केस है जो मैं दिखाऊंगा। मोस्ट ऑफ द स्केलर क्वांटिटी के पास क्या होता है, सिर्फ वैल्यू, लेकिन एक ऐसा भी स्केलर क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन होता है। ये आगे देखो, वेक्टर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है, लेकिन हम लोग जो लिखते हैं स्केलर क्वांटिटी में कि स्केलर क्वांटिटीज हैव ओनली मैग्नीट्यूड, दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ डायरेक्शन। लेकिन एक स्पेशल स्केलर क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है, लेकिन उस स्केलर क्वांटिटी को ऐड करने के लिए हम लोग नॉर्मल स्केलर अलजेब्रा ही फॉलो करेंगे। सिंपल, मैं एक बार और तरीके से सिंप्लीफाई कर देता हूं। वेक्टर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है और वेक्टर क्वांटिटीज को हमें ऐड करने के लिए सीखना होता है वेक्टर अलजेब्रा। लेकिन स्केलर क्वांटिटी के पास, मोस्ट ऑफ द स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन करंट एक ऐसा स्केलर क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही है, लेकिन करंट को ऐड करने के लिए हम लोग नॉर्मल स्केलर अलजेब्रा ही फॉलो करते हैं। इसको मैं समझा रहा हूं, एक बार इसको कॉपी कर लो पहले। तो ये देखो, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। मैग्नीट्यूड मींस वैल्यू। मान लो इस ब्रांच में करंट फ्लो रहा है 3 एम्पियर और इस ब्रांच में करंट फ्लो रहा है 4 एम्पियर, तो इस ब्रांच में कितना होगा, सिंपल 7 एम्पियर। करंट के पास डायरेक्शन है और करंट के पास वैल्यू भी है, लेकिन करंट को जब हम लोग ऐड कर रहे हैं तो ये हुआ, सपोज ये हुआ I1 और ये हुआ I2, तो ये सिंपल आ रहा है I1 प्लस I2। करंट एक ऐसा स्केलर क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही है, लेकिन करंट को ऐड करने के लिए हम लोग स्केलर अलजेब्रा का यूज करते हैं, वेक्टर अलजेब्रा यूज नहीं करते। वेक्टर अलजेब्रा ये जो मैं बार बार चिल्ला रहा हूं, इसका मतलब हुआ, ये देखो, ये फोर्स था 50 न्यूटन और ये फोर्स सपोज है 100 न्यूटन, तो ये है 100 न्यूटन। नेट फोर्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों फोर्स के बीच में ये वाला एंगल पता होना चाहिए, तभी हम लोग रिजल्टेंट फोर्स लिख सकते हैं, रिजल्टेंट फोर्स का एक्सप्रेशन। तो ये रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू कौन कौन से पैरामीटर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कैसे डिपेंड कर रहा है, वो हमें वेक्टर अलजेब्रा से आगे सीखना है। सिंपल, वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने के लिए हमें वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में एंगल पता होना चाहिए, तभी हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स को लिखने के लिए हमें इन दोनों फोर्स के बीच में एंगल पता होना चाहिए, और वेक्टर क्वांटिटी के बीच में कैसे हम लोग एंगल लेते हैं उसका भी आगे कुछ रूल है, वो भी हमें सीखना होगा। लेकिन अभी तो स्कूल में आएगा डेफिनेशन, तो पहले हम लोग वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी का डेफिनेशन लिख लेते हैं। कॉपी कर लो, चलते हैं आगे। तो ये हुआ डेफिनेशन जो तुम लोग स्कूल के लिए लिखोगे। स्केलर क्वांटिटी, दिस क्वांटिटीज हैव मैग्नीट्यूड, मे और मे नॉट हैव द डायरेक्शन। बुक में क्या लिखा होता है, स्केलर क्वांटिटीज ओनली हैव मैग्नीट्यूड, दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ डायरेक्शन। लेकिन ये लाइन मैंने क्यों लिखा है वो मैंने समझा दिया है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी में आता है करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्केलर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो करंट एक ऐसा स्केलर क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही है, लेकिन करंट को ऐड करने के लिए हम लोग क्या फॉलो करते हैं, नॉर्मल स्केलर अलजेब्रा। क्योंकि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, करंट को हम लोग ऐड करने के नॉर्मल स्केलर अलजेब्रा फॉलो करते हैं। तो ये हुआ एक्चुअल डेफिनेशन। दिस क्वांटिटीज हैव मैग्नीट्यूड, मे और मे नॉट हैव द डायरेक्शन। दिस क्वांटिटीज फॉलो स्केलर अलजेब्रा, जैसे स्पीड, मास, डिस्टेंस, करंट, एनर्जी। क्लियर। नेक्स्ट है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता ही होता है, मस्ट। दिस क्वांटिटीज हैव बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने के लिए हमें सीखना होगा आगे वेक्टर अलजेब्रा। तो एग्जांपल क्या हो, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। और भी ढेर सारा बहुत वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन है, बहुत सारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो हमें सीखना होगा। मतलब कैसे हम लोग आगे सीखेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे जा रहे हैं कि कैसे हम लोग एक वेक्टर क्वांटिटी को एक एरो के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एरो का एक हेड होगा, एक टेल होगा, तो हेड टेल क्या बता रहा है, उससे क्या इंफॉर्मेशन निकल के आ रहा है, वो हमें सीखना होगा। पहले कॉपी कर लो।
तो नेक्स्ट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि कैसे हम लोग एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। देखो वेक्टर का कंसेप्ट अगर तुमने प्रॉपर तरीके से नहीं सीखा तो पूरा 11 बर्बाद, 12 में तुम्हें बहुत दिक्कत होगा। और ऑब्वियसली जो लोग नीट या जेई मेंस का प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोगों को तो ये चैप्टर पूरे शिद्दत के साथ समझना होगा, क्योंकि पूरा 11 का कंसेप्ट वेक्टर के ऊपर ही बेस्ड है। अगर तुमने वेक्टर को ठीक तरीके से नहीं सीखा कि कैसा हुआ ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, ये वेक्टर एडिशन, तो तुम साइंस लेके क्या करोगे। देखो सिंपल मतलब है कि जब तुम पढ़ रहे हो पूरा फोकस करके पढ़ो, मोबाइल को साइड में रखो। जब मोबाइल चला रहे हो तब मोबाइल चलाओ, जब पढ़ रहे हो तब सिंपल पूरा फोकस लेके पढ़ो। तो यही मतलब है। आगे चलते हैं। तो कैसे हम लोग एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मली फिजिक्स में हम लोग एक वेक्टर क्वांटिटी को एरो के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हुआ एक एरो, एरो का दो पार्ट है, ये पॉइंट हुआ टेल, दूसरा पॉइंट हुआ हेड। तो अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है उस वेक्टर क्वांटिटी को नॉर्मल हम लोग एरो के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये एरो का दो चीज हमें समझना है। लेंथ ऑफ एरो, ये एरो का जो लेंथ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी। मान लो ये है एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सपोज है 1 मीटर, ठीक है। तो ये हुआ सपोज 1 मीटर, तो मैं ले रहा हूं, ये देखो ये हुआ 1 मीटर, ठीक है। तो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये हुआ हमारा 1 मीटर जैसा नोटेशन, तो ये हुआ 1 मीटर। तो सिंपल लेंथ ऑफ एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी। तो एरो का जो लेंथ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो जिस वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है उसका वैल्यू, सिंपल। और डायरेक्शन ऑफ एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर पार्टिकल इस डायरेक्शन में चल रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट है क्या होता है, ये होता है ना नॉर्थ, ये हुआ साउथ, ये हुआ वेस्ट और ये हुआ ईस्ट। तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है 1 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। क्लियर, सिंपल। अगर ये एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो एरो का जो लेंथ है वो बता रहा है कि पार्टिकल का एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 1 मीटर। एरो का जो लेंथ है वो क्या बताता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी। अगर ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो इसका जो लेंथ है वो बता रहा है कि इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ 1 मीटर, कौन से डायरेक्शन में, टुवर्ड्स ईस्ट। क्योंकि एरो क्या बताता है, ये एरो जिस वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है उसका डायरेक्शन बताता है। तो सिंपल, डायरेक्शन ऑफ एरो रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो एरो का जो लेंथ है वो बता रहा है कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है 1 मीटर, और ये एरो का डायरेक्शन मतलब हेड बता रहा है कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है टुवर्ड्स ईस्ट। क्लियर। अब देखो ये स्टेटमेंट जो मैंने बोला, लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी। तो सपोज 1 मीटर है ये वाला डिस्प्लेसमेंट। अब नेक्स्ट 2 मीटर कितना होगा, सिंपल एरो का जो लेंथ है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर इतना हो रहा है 1 मीटर तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, ये हुआ डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर अलोंग ईस्ट। क्लियर। अब ये अगर 1 मीटर है तो 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, सिंपल अगर 1 मीटर इतना है तो 3 मीटर कितना होगा, ये सब इक्वल डिवीजन है तो 3 से मल्टीप्लाई करो, ये हुआ 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट। इन तीनों केस में पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम डायरेक्शन में है, एरो सेम डायरेक्शन में है। ये हुआ 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट, अगर 2 मीटर हुआ सिंपल एरो का जो लेंथ है वो 2 टाइम्स हो जाएगा। सिंपल अगर पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर हो रहा है तो एरो का जो लेंथ है वो 3 टाइम्स हो रहा है। तो इसीलिए एरो का लेंथ बता रहा है कि वो जिस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है उसका वैल्यू, और एरो का हेड बता रहा है कि उस फिजिकल क्वांटिटी का डायरेक्शन। क्लियर। अगर पार्टिकल मान लो वेस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में मान लो पार्टिकल 2 मीटर चला, मान लो पार्टिकल पहले वेस्ट डायरेक्शन में चल रहा है 1 मीटर, तो ये हुआ 1 मीटर। तो पार्टिकल इस एरो के थ्रू हम लोग ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है 1 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, क्योंकि ये होता है ना, ये हुआ नॉर्थ, ये हुआ साउथ, ये हुआ वेस्ट और ये हुआ ईस्ट। तो ये डिस्प्लेसमेंट बता रहा है कि पार्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट है 1 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। और अगर मैं ये एरो दे दूं, ये हुआ 2 मीटर, तो इस केस में पार्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। तो बस ये सिंपल यही मतलब है। अगर ये एरो का लेंथ है 1 मीटर तो ये वाला एरो का लेंथ हुआ 2 मीटर। सिंपल ये है डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर, तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट हुआ 2 मीटर। क्योंकि एरो का लेंथ जब 2 टाइम्स हो रहा है तो सिंपल
उस क्वांटिटी का वैल्यू भी 2 टाइम्स हो रहा है, सिंपल एज दैट। और तो कुछ भी नहीं है, तो एरो का लेंथ बता रहा है उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड, सिंपल। अगर डिस्प्लेसमेंट है ये 1 मीटर तो ये बता रहा है 2 मीटर, सिंपल। एरो का लेंथ 2 टाइम्स हो रहा है, इसमें 3 टाइम्स हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग आगे समझेंगे कि एक वेक्टर क्वांटिटी को कैसे हम लोग इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स रिप्रेजेंट कर पाते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स के बिना फिजिक्स इनकम्प्लीट है। पहले इसको पूरे शानदार तरीके से कॉपी कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो देखो, इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स कैसे हम लोग एक वेक्टर क्वांटिटी को लिख पाते हैं। सपोज ये हुआ एक वेक्टर, ये हुआ एक वेक्टर, ठीक है। ये इसके माथे के ऊपर हम लोग एरो जब दे रहे हैं तो ये हुआ एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी के पास दो चीज होता है, क्या क्या होता है? कपड़ा और मकान। वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो ये हुआ इसका मैग्नीट्यूड जो हम लोग लिखते हैं मॉड के थ्रू, ये हुआ, और ये हुआ उसका डायरेक्शन ए कैप। क्लियर? अब इस मॉड के अंदर जो है वो बता रहा है कि इस वेक्टर क्वांटिटी का ये है मैग्नीट्यूड और ये हुआ डायरेक्शन। ये हम लोग आगे आगे समझेंगे, थोड़ा सब्र रखो। ये मॉड को हम लोग दूसरे तरीके से लिख पाते हैं, ये हुआ सिंपल ए और ये हुआ ए कैप। तो वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग ऐसे लिखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। ये हुआ मॉड ऑफ ए वेक्टर, ये बता रहा है कि इस वेक्टर क्वांटिटी का ये हुआ वैल्यू, और ये ए कैप बता रहा है डायरेक्शन। इस नोटेशन और ये वाला नोटेशन, ये दो नोटेशन सेम है। इस वेक्टर क्वांटिटी का ये हुआ मैग्नीट्यूड और ये भी मैग्नीट्यूड ही है, सिंपल, दोनों नोटेशन है, ठीक है। ये है, अगर कोई लिख पाते हैं, ये हुआ सपोज वेक्टर, ये हुआ वेक्टर ए, तो इसका नोटेशन है ए वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड है ये, इस वेक्टर क्वांटिटी का ये हुआ मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू। तो अलग अलग नाम है, देखो ये मैं लिख रहा हूं मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू ए, तो ये नाम हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। नेक्स्ट मैं अलग नाम से बोल सकता हूं, इस नाम से, ये हुआ मॉड ऑफ वेक्टर ए, मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो बेसिकली कोई एक वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग लिख पाते हैं उसका मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन के साथ। तो वेक्टर क्वांटिटी हुआ सिंपली प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड हम लोग चाहे तो सिंपल ए से भी लिख सकते हैं या मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो ये हुआ सिंपल नोटेशन, ये हुआ कोई एक वेक्टर, इसका ये हुआ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का जैसे हम लोग का दो नाम होता है, घर का नाम होता है निकनेम और दूसरा क्या नाम होता है, स्कूल का नाम। तो लेकिन पर्सन तो एक ही है ना, मेरा घर का नाम और स्कूल का नाम अलग अलग है, लेकिन पर्सन तो एक ही है ना। तो ये हुआ ये वेक्टर क्वांटिटी का ये हुआ मैग्नीट्यूड और ये भी मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड को तुम चाहे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों एक ही चीज है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, या तुम इसको ऐसे भी बोल सकते हो मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एक ही चीज है। और ये हुआ ए कैप। ए कैप क्या हुआ? ए कैप हुआ डायरेक्शन ऑफ, ये हुआ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ये एक यूनिट वेक्टर है जो हम लोग आगे कुछ वीडियो में समझेंगे। अभी के लिए ये सीख लो कि ये ए कैप हुआ इस ए वेक्टर का डायरेक्शन। कॉपी कर लो, हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं, फिर हम लोग ए कैप को थोड़ा बहुत जितना हो सके इलाबोरेट कर देते हैं। कॉपी कर लो। तो देखिए बेटा जी और बेटी जी, देखिए ये हुआ एक वेक्टर क्वांटिटी जो हम लोग एरो से लिख रहे हैं, ये हुआ उसका टेल, पूंछ, और ये हुआ उसका मस्तक। तो एरो का लेंथ क्या बताता है? लेंथ ऑफ एरो। सपोज ये है ए वेक्टर, तो लेंथ ऑफ एरो क्या बताता है? उस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड। तो ये बता रहा है कि लेंथ ऑफ एरो, ये बता रहा है कि इस वेक्टर क्वांटिटी का ये हुआ मैग्नीट्यूड, और इसका अलग नोटेशन है मॉड ऑफ ए वेक्टर। एक ही चीज हुआ, कोई एक वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग एरोस के थ्रू रिप्रेजेंट कर पाते हैं। ये हुआ वेक्टर ए, तो इस वेक्टर क्वांटिटी का ये हुआ मैग्नीट्यूड, जो इस एरो का लेंथ है वही होगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बार बार चिल्ला के बोला है। और इस वेक्टर क्वांटिटी का ये हुआ डायरेक्शन, जो हम लोग ऐसे लिख रहे हैं ए कैप, ये हुआ ए कैप, ये हुआ इसका डायरेक्शन।
तो ए कैप क्या हुआ, ए कैप ये जो हेड है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि इस वेक्टर का ये हुआ डायरेक्शन, तो ये ए कैप बता रहा है इस वेक्टर का ये हुआ डायरेक्शन। सपोज मैं अगर इस केस का बात करूं तो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो मैं इस वेक्टर से लिख रहा हूं। पहला वाला ये देखो ये हुआ 1 मीटर जो ये हुआ मैग्नीट्यूड। दूसरा चीज मैं ये बोल रहा हूं ये है अलोंग ईस्ट, तो ये हुआ इसका डायरेक्शन, ये हुआ अलोंग ईस्ट। दूसरे केस में देखो ये सपोज S1 वेक्टर, सपोज ये नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो ये हुआ 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट, तो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर और ये भी हुआ अलोंग ईस्ट। क्योंकि देखो वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होता है, तो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 1 मीटर, डायरेक्शन क्या हुआ अलोंग ईस्ट 2 मीटर, ये है नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो ये हुआ 2 मीटर और ये भी सेम डायरेक्शन में है, ये भी 3 मीटर। देखो ये अगर S3 वेक्टर हुआ तो इसका वैल्यू क्या हुआ 3 मीटर और डायरेक्शन तो सेम डायरेक्शन में है। लेकिन सपोज ये है S4 वेक्टर, सपोज ये है S4 वेक्टर, तो देखो S4 वेक्टर क्या हो रहा है, S4 वेक्टर सब ये भी सब क्या है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी के पास ये वाला पार्ट हुआ मैग्नीट्यूड, ये वाला पार्ट हुआ डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। सपोज ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, तो ये हुआ 1 मीटर और इसका डायरेक्शन क्या होगा, देखो वेस्ट, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट, तो ये हुआ अलोंग वेस्ट, तो ये हुआ अलोंग वेस्ट, तो ये हुआ डायरेक्शन। और इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, मान लो ये है पॉजिटिव एक्स, मान लो ये है पॉजिटिव एक्स और ये हुआ मान लो नेगेटिव एक्स और ये हुआ मान लो नेगेटिव एक्स, तो तुम अलोंग ईस्ट भी लिख सकते हो या दोनों में से कोई एक लिख सकते हो अलोंग पॉजिटिव एक्स, अलोंग पॉजिटिव एक्स। ये वाला हुआ पॉजिटिव एक्स में डिस्प्लेसमेंट, ये वाला भी क्या है, ये वाला भी पॉजिटिव एक्स में डिस्प्लेसमेंट है, तो तुम डायरेक्शन को दोनों तरीके से लिख सकते हो अलोंग पॉजिटिव एक्स। और ये वाला भी डिस्प्लेसमेंट क्या है पॉजिटिव एक्स में है, लेकिन ये वाला डिस्प्लेसमेंट हमने बोला कि आइदर तुम लिख सकते हो कि अलोंग वेस्ट है या तुम लिख सकते हो क्या हुआ अलोंग, या तुम लिख सकते हो अलोंग नेगेटिव एक्स। तो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये हुआ डायरेक्शन। आइदर तुम लिख सकते हो अलोंग वेस्ट या तुम लिख सकते हो अलोंग नेगेटिव एक्स। तो ये था पूरा कंसेप्ट। नेक्स्ट हम लोग सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में एंगल मेजर करते हैं, मतलब सिंपल दो एरो के बीच में कैसे हम लोग एंगल मेजर कर पाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके बिना तुम वेक्टर एडिशन कर ही नहीं पाओगे, तो कॉपी कर लो, चलते हैं आगे। ये कंसेप्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वेक्टर को अगर तुम दिल से सीखना चाहते हो। देखो हाउ टू टेक एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो कैसे हम लोग दो वेक्टर के बीच में एंगल मेजर करते हैं। इस केस में दोनों वेक्टर के बीच में एंगल है 60, इस केस में 120, इस केस में 30। कौन सा करेक्ट कॉम्बिनेशन है इसमें मैं बाद में जा रहा हूं, इसको तुम बाद में देखो। सो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट है, ध्यान से देखोगे, अगर देखोगे तो इस पॉइंट में ये दोनों वेक्टर का टेल मीट हो रहा है, तो ये हुआ इस वेक्टर का टेल, ये भी हुआ इस वेक्टर का टेल। इस पॉइंट में दोनों वेक्टर का टेल मीट हो रहा है। ध्यान से देखोगे तो इस पॉइंट में इस वेक्टर का हेड और इस वेक्टर का टेल मीट अप हो रहा है, और इस पॉइंट में दोनों वेक्टर का हेड मीट हो रहा है, मतलब आमने सामने मिल रहे हैं। तो कौन सा करेक्ट है, इसका सिंपल अप्रोच है कि हम लोग जब एंगल लेते हैं तो ये वाला करेक्ट लेते हैं, टेल एंड टेल के बीच में एंगल, टेल एंड टेल, और ये हम लोग लेते हैं हेड एंड हेड के बीच में, टेल एंड टेल, ये हुआ टेल एंड टेल और ये हुआ हेड और हेड के बीच में। ध्यान से देखोगे तो इस पॉइंट में दोनों वेक्टर का टेल मीटअप हो रहा है, इस वेक्टर का ये हुआ टेल, इस वेक्टर का ये हुआ टेल, तो ये वाला एंगल करेक्ट है, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल है 60। ये वाला भी करेक्ट है क्योंकि इस पॉइंट में दोनों वेक्टर का हेड मीटअप हो रहा है, तो ये वाला भी करेक्ट है। लेकिन इस पॉइंट में क्या हो रहा है, इस कॉन्फ़िगरेशन में क्या हो रहा है, इस वेक्टर का हेड मीटअप हो रहा है और इस वेक्टर का टेल मीटअप हो रहा है, तो ये वाला 120 डिग्री एंगल करेक्ट नहीं है। क्योंकि ध्यान से देखो इस पॉइंट में इस वेक्टर का हेड मीटअप हो रहा है और इस वेक्टर का टेल मीटअप हो रहा है, तो 120 डिग्री एंगल करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट एंगल कैसे लूं, इसके लिए ये एक उपाय है कि इस वेक्टर को आगे तुम डिस्प्लेस कर दो, आगे तुम डिस्प्लेस कर दो, तो ये हुआ मान लो ए वेक्टर, तो ए वेक्टर को हम लोग आगे डिस्प्लेस कर दिए।
अब देखो ध्यान से, ये वाला पॉइंट बना दोनों वेक्टर के लिए टेल। जब मैंने ए वेक्टर को आगे डिस्प्लेस कर दिया तो क्या हुआ, तो ये वाला पॉइंट ए वेक्टर के लिए भी टेल है और ये वेक्टर के लिए भी टेल है। मैंने क्या किया, ए वेक्टर को आगे डिस्प्लेस कर दिया तो ये पॉइंट ए वेक्टर के लिए भी टेल बन गया और ये वाला वेक्टर के लिए भी टेल बन गया। ये पूरा 180 है तो ये क्या बन जाएगा, 60 डिग्री। तो ये हुआ करेक्ट अप्रोच। जब कोई एक पॉइंट में दोनों वेक्टर का हेड और टेल मीटअप हो रहा है तो ये हुआ करेक्ट अप्रोच। तो ध्यान से देखोगे 60 डिग्री करेक्ट एंगल है, 30 डिग्री करेक्ट एंगल है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा था, ए वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल मीटअप हो रहा था। लेकिन एक्चुअल जो करेक्ट अप्रोच है, आइदर टेल एंड टेल के बीच में एंगल लो और हेड के बीच में। तो मैंने क्या किया, ए वेक्टर को आगे प्रोसीड किया तो ये पॉइंट बन गया दोनों वेक्टर के लिए टेल। अब हम लोग 60 डिग्री एंगल ले सकते हैं। क्लियर। तो अब इस केस में बताओ, मान लो ये हुआ ए वेक्टर, ये हुआ बी वेक्टर और ये हुआ सी वेक्टर। पहले तो तुम बताओ ए और बी वेक्टर के बीच में एंगल जो अल्फा गिवन है वो करेक्ट है या नहीं है, और अगर नहीं है तो एक्चुअल एंगल कितना है। ध्यान से अगर देखोगे तो इस पॉइंट में ए वेक्टर का हेड और बी वेक्टर का टेल मीटअप हो रहा है। एक्चुअल क्या है, आइदर टेल एंड टेल के बीच में एंगल लेना होगा और हेड के बीच में। लेकिन इस पॉइंट में तो ए वेक्टर का टेल और बी वेक्टर का, ए वेक्टर का हेड और बी वेक्टर का टेल मीटअप हो रहा है, तो अल्फा तो एंगल नहीं है। तो क्या कर रहे हो हम लोग, ए वेक्टर को थोड़ा सा आगे मैं प्रोसीड कर रहा हूं। तो ये हुआ नहीं, ये हुआ ए वेक्टर। अब देखोगे अगर ये अल्फा है तो ये बन गया कितना, ये हुआ 180 डिग्री माइनस अल्फा। ध्यान से अगर देखोगे तो ये वाला पॉइंट हुआ ए वेक्टर के लिए टेल और बी वेक्टर के लिए भी टेल। तो 180 डिग्री माइनस अल्फा, ये हुआ करेक्ट एंगल ए और बी वेक्टर के बीच में। नेक्स्ट देखो, बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में एंगल बीटा गिवन है, ये क्या करेक्ट है, करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये वाला पॉइंट में भी बी वेक्टर का हेड और सी वेक्टर का टेल मीटअप हो रहा है। हेड और टेल के बीच में हम लोग एंगल नहीं लिख सकते, तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, बी वेक्टर को हम लोग आगे प्रोसीड कर रहे हैं। अगर ये एंगल बीटा है तो ध्यान से देखो, ये वाला पॉइंट अब बी वेक्टर के लिए भी टेल है, सी वेक्टर के लिए भी टेल है। तो अगर ये एंगल बीटा है तो ये बन गया 180 डिग्री माइनस बीटा। क्लियर। तो ये हुआ 180 डिग्री माइनस बीटा बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में एंगल। नेक्स्ट देखो, ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में एंगल गामा गिवन है, ये क्या करेक्ट है ना, ये भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि देखो इस पॉइंट में सी वेक्टर का हेड और ए वेक्टर का टेल मीटअप हो रहा है। तो ठीक तो करना होगा, हेड और टेल के बीच में हम लोग एंगल नहीं लिख सकते। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सी वेक्टर को आगे प्रोसीड कर रहे हैं। तो ये हुआ हमारा सी वेक्टर, प्यारा सा सी वेक्टर। अब देखो ये एंगल गामा है तो ये पॉइंट बन गया सी वेक्टर के लिए टेल और ए वेक्टर के लिए टेल। तो ये कितना हुआ, ये हुआ 180 डिग्री माइनस गामा। तो ये हुआ सी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में एंगल। अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से लिखे तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना हुआ, ध्यान से देखो, ए वेक्टर और बी वेक्टर खोजो कितना, कहां है, ये 180 माइनस अल्फा, ये हुआ 180 डिग्री माइनस अल्फा। बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, बी वेक्टर और सी वेक्टर, ये हुआ बी, ये हुआ सी, ये हुआ 180 डिग्री माइनस बीटा। और सी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, ये था गामा, तो गामा तो नहीं होगा क्योंकि ये वाला पॉइंट दोनों वेक्टर के हेड टेल हो रहा है। तो टेल और टेल बनाया, ये हुआ 180 डिग्री माइनस गामा। तो ये मेमोराइज नहीं रखना है, ये सिर्फ अप्रोच सीखना है कि कैसे हम लोग दोनों वेक्टर के बीच में एंगल मेजर कर पाते हैं। सिंपल टेल और टेल, या तुम्हें देखना होगा कि हेड और हेड किस पॉइंट पर मीट हो रहा है। तो कॉपी कर लो, चलते हैं आगे। आगे हम लोग सीखने जा रहे हैं इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, जीरो वेक्टर। क्लियर, कॉपी कर लो। तो चलो लास्ट स्लाइड में हम लोग इस वीडियो का एंड करते हैं, तो देख लो। नेक्स्ट है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर मींस अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो तब हम लोग दोनों वेक्टर कहते हैं इक्वल वेक्टर। सिंपल मीनिंग है, मैग्नीट्यूड मतलब दोनों वेक्टर का जो लेंथ है वो सेम होना चाहिए, क्योंकि एरो का लेंथ क्या बताता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये हुआ ए वेक्टर और ये हुआ बी वेक्टर। दोनों वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड ये होता है तो ये हुआ मैग्नीट्यूड सेम। ए वेक्टर का ये हुआ मैग्नीट्यूड ए और बी वेक्टर का ये हुआ मैग्नीट्यूड बी। तो तुम्हें एरो का लेंथ देख के पता चल रहा है। तो
अगर हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, तो ये हुआ करेक्ट नोटेशन। अगर ये कंडीशन वैलिड है तो देख सकते हो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है। नेक्स्ट नेगेटिव और वेक्टर, इस केस में दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होता है लेकिन डायरेक्शन अलग होता है। तो ये हुआ सपोज ए वेक्टर, ये हुआ सपोज ए वेक्टर, और बी वेक्टर का जो लेंथ है वो सेम है लेकिन बी वेक्टर का डायरेक्शन अलग है। तो ये हुआ a इक्वल टू बी, इसका मतलब हुआ दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख पाता हूं b वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ a वेक्टर, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग है। a इक्वल टू b क्या बता रहा है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम, मतलब जो एरो का लेंथ है वो सेम है। इक्वल वेक्टर में दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम होता है, लेकिन नेगेटिव वेक्टर में देख सकते हो वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन, सिंपल एज दैट। पैरेलल वेक्टर में क्या होता है, पैरेलल वेक्टर में दोनों वेक्टर का डायरेक्शन एक होता है लेकिन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो सपोज ये हुआ, सपोज देखो ये हुआ ए वेक्टर और ये हुआ सपोज बी वेक्टर। देख सकते हो ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो अलग अलग है। ये वाला लेंथ सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन एक ही होगा। एंटी पैरेलल में क्या होगा, एंटी पैरेलल में भी ऑलमोस्ट सेम ही सिचुएशन है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। पैरेलल में डायरेक्शन सेम होगा और एंटी पैरेलल में डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट होगा। तो ये हुआ सपोज ए वेक्टर और इसका एंटी पैरेलल ये हुआ बी वेक्टर। ये जो दोनों एरो का लेंथ है वो सेम हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, जिसका मतलब हुआ मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी द सेम, लेकिन डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट जाएगा इन केस ऑफ एंटी पैरेलल वेक्टर। तो यही तो चीज है। इक्वल वेक्टर में क्या हो रहा है, इक्वल वेक्टर में दोनों वेक्टर के पास जो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है वो सेम है। नेगेटिव वेक्टर में दोनों वेक्टर के पास सेम मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन अलग है। पैरेलल वेक्टर में क्या हो रहा है, दोनों वेक्टर के पास सेम डायरेक्शन है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। एंटी पैरेलल में क्या सिचुएशन है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट ही होगा। नेक्स्ट है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड है जीरो, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, और रिप्रेजेंटेटिव हम लोग इसको ऐसे लिख पाते हैं, ये हुआ अंडा जीरो और इसके माथे के ऊपर ये हुआ जीरो वेक्टर। तो ये है जीरो वेक्टर लास्ट कंसेप्ट। इसका सिग्निफिकेंस ये मैं बोल सकता हूं, कोई एक वेक्टर को जब हम लोग जीरो वेक्टर के साथ ऐड करते हैं तो वही वेक्टर आता है। तो ये हुआ एक बोल सकते हो सिग्निफिकेंस, कोई एक वेक्टर को जब तुम जीरो वेक्टर के साथ ऐड करते हो तो वो वाला वेक्टर आता है। सिंपल a प्लस जीरो ये आएगा, तो वेक्टर ऐड हो रहा है, जीरो वेक्टर, ये भी हुआ ए वेक्टर। वेक्टर को तुम वेक्टर के साथ ही ऐड कर सकते हो, वेक्टर के साथ तुम स्केलर को ऐड नहीं कर सकते। तो ये हुआ हमारा वीडियो 1 का दी एंड। आई होप आप लोगों के साथ ये वाला जर्नी बहुत आगे तक जाएगा। हम लोग इस चैप्टर को बहुत डीपली डिस्कस करेंगे, नीट जेई मेंस तक हम लोग जाएंगे या जेई एडवांस तक। सिर्फ और सिर्फ मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक पढ़ाई करते हो। ऑल द बेस्ट।